नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज से मॉनसून सत्र शुरू होगा। 30 जुलाई को योगी सरकार इस दौरान अनुपूरक बजट पेश करेगी। कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया गया है। आज से 2 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। 5 दिन का ये सत्र होगा। इस बार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद हैं। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। दल की बैठक के उपरांत विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। अनुकूल आचरण को राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है, ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र का। माननीय अध्यक्ष जी, इस मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्री शामिल हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका परिचय करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, जिस तरह से मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है, ऐसे में कितना हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है और कितना अलग, क्योंकि अब की बार अखिलेश यादव की जगह नए नेता प्रतिपक्ष है यहां पर। बिल्कुल भैया, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिन का मानसून सत्र इस बार जो है वो बुलाया गया है और आज इस समय कह सकते हैं कि सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आज कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो बुलाई गई। उसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए, जो लंबे समय से अगर आप देखें तो सीएम की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य वो भी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहां के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और यहाँ पर आकर सदन की कार्रवाई में वो शामिल होने के लिए इस समय सदन में मौजूद हैं। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। इसके अलावा अन्य जो मंत्रीगण हैं, अन्य जो सदस्य हैं। ठीक है प्रियम, आऊंगी आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार वो सुनवा लेते हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को एक सेकंड मैं आधे से भी आधा लूंगा। आप बैठिए, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठिए, 1 सेकंड बैठ जाइए। 1 सेकंड क्या काम? अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच हैं। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग
विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रयोग किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। कि सब पे चर्चा करेंगे आप? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। मैं अरे रुको ना यार, बोलने दो, पता तो चले कि ऑपोजिशन नहीं है। आप बोल चुके, चलो माननीय सदन, चलो। अरे वर्मा जी, अब आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे मैं दूर नहीं हूं। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। अगर आपकी प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हो। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो कोई जगह आप बैठो, करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद में आएगा तो मैं आपसे सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पर चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आज चलने दो। हाँ, या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खा, प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर आग्नि। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब सत्र में पिछले 2.5 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था, और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से
जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है। जो बिल्डिंग है वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास न शुद्ध पेयजल है, न बिजली है, न पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से। ये स्थिति है अध्यक्ष जी। इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्योर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली ए शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ाया? कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम कर रही है, हमने इस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई किया है, जिसने किया है वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसेज और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है,
70 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की। डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते। बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की। टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक देश से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मानता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए अध्यक्ष। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुनिए। अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपकी किसी में बनना शुरू हुआ। रुकिए, अभी रुकिए ना, प्लीज नहीं। अरे उत्तर आ जाने दीजिए भैया, पानी पी लो। मैं ऊंचा बोल रहा हूं, मुझे रोक रहे हैं कि ऊंचा मत बोलो। आप भी मेरा सहयोग करो। चलो देख लूंगा, वो अनुचित होगा तो अच्छा मैंने निकाल दिया जाए, उसको निकाल देंगे। अब देखिए जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जमीन रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अध्यक्ष जी पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं। आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है। प्लीज बैठिए, तूफानी जी बैठिए, ठंडा पानी पियो। मिस्टर तूफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है। नहीं, किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है। उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो।
आप नहीं तूफानी जी, जो कुछ भी तूफानी जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा। बैठिए तूफानी जी, नहीं है, आपको इस बात की इजाजत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर रागिनी बैठिए, जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न वो पूछेंगे बस। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे, क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार से। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार डीजीएमई के पद को चेंज करके IAS ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? अध्यक्ष जी, सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने लगाया है, सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निर्णय लागू किया है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में टीबी का जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा उपलब्ध है? यदि नहीं है तो कब तक पहुंचा देंगे? टीबी की दवा माननीय अध्यक्ष जी हर जगह उपलब्ध है। चूंकि ये दवा उत्तर प्रदेश में बनती नहीं है, बाहर से आती है, लगातार हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं और हम स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 शहतुल प्रधान 9 शहतुल प्रधान। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर देने का मौका दिया। आप प्रश्न पूछने का, उत्तर लेने का, सुन तो लो पूरी बात। चलो लेना देना बराबर करो, आगे चलो। तो इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8,431 पद स्वीकृत हैं और 4,426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत है अलग से। तो इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19,011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की। अब आया है 8,031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारे साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं। सबसे पहले तो यही सवाल बनता है, आप किसी CSC पर जाते हैं, PSC पर जाते हैं, वहां सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है CSC PSC पर पहुंचता है, और CSC PSC पर हाल ऐसा है, ना वहां हड्डी का डॉक्टर है, ना वहां गायनी है, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां नहीं, ना वहां पे सर्जन है, ना वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि और CSC PSC। तो आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। आज सदन के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक और MLC बैनर लेकर सदन पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा महंगाई का विरोध दर्ज करने के लिए साइकिल से विधानसभा पहुंचे और सरकार पर आरोप लगाया कि महंगाई पर सरकार का कोई जोर नहीं रह गया है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो विरोध प्रदर्शन अपना करते हुए और विरोध दर्ज कराने के लिए साइकिल से विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आशुतोष जी हैं, सपा के सदस्य हैं MLC के। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज जब आप लोग सदन के अंदर? देखिए, लगातार जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई है, सारे एग्जामिनेशन के पेपर सरकार ने लीक कर दिए कि नौजवान बेरोजगार रहे, तो नौजवानों को बेरोजगार किया। लगातार पेपर सारे लीक हुए। जिस तरह से महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, अपराध चरम पे, जहां पुलिस खुद ही लूटने का काम कर रही है, डाका डालने का काम कर रही है, लगातार पुलिस खुद जेल जा रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गया है। तो
तो उत्तर प्रदेश के हालात इस समय बद से बदतर हो गए हैं। तो उसके लिए सड़क से सदन तक घेरने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी का कहना है कि कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास में, केवल बिना मतलब के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, बदनाम करने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि उनके मुद्दे क्या हैं और हमारे मुद्दे क्या हैं। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जनता ने उनको बता दिया है, उनका घमंड को तोड़ने का काम जनता ने किया है और समाजवादी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश की नंबर 3 की पार्टी बनाने का काम इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है और लगातार घेरने का काम किया है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे एमएलसी आशुतोष जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, लगातार जिस तरीके से अन्य मुद्दे हैं, पेपर लीक का मसला हो या अन्य जो मसले हैं, उन पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और कहीं ना कहीं सभी मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।